नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सीटेट जनवरी 2024 के प्राइमरी पेपर के सीडीपी पार्ट का सेकंड ये पार्ट देखने जा रहे हैं। इससे पहले फर्स्ट पार्ट और जितने भी जनवरी 2024 में सभी सब्जेक्ट वाइज पेपर हुए हैं उन सबका कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन देखने के लिए आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ अब तक जितने भी ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में सीबीएसई बोर्ड के द्वारा सीटेट की परीक्षाओं का आयोजन किया गया उन सभी प्रीवियस ईयर पेपर के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सेट बुद्धि और उसके संबंधित विशेषताओं के सही मेल का प्रतिनिधित्व करता है। अब जो हार्वर्ड गार्डनर ने अलग अलग प्रकार की बुद्धि बताई थी और उस बुद्धि की क्या विशेषता है वो बताई थी, तो हमें ये बताना है कि चारों विकल्पों में जो बुद्धि के प्रकार बताए गए हैं और इनकी जो विशेषताएं बताई गई हैं कौन सा सही तरीके से मेल है, यानी कौन सा सही है, कौन सा सुमेलित है। ठीक है, चलिए यहां पर हम लोग शुरुआत करते हैं पहले विकल्प से। दिया गया है अंतर्वैयक्तिक। अंतर्वैयक्तिक को इंग्लिश में इंट्रापर्सनल बोलते हैं। इंट्रापर्सनल यानी कि खुद के अंदर की कमियों और विशेषताओं को जानने की अगर व्यक्ति में समझ है तो उसे इंट्रापर्सनल बोलते हैं। और इंटरपर्सनल यानी कि अंतर्व्यक्ति किसे बोलते हैं, जब दूसरे व्यक्ति के अंदर की खूबियों और कमियों को जानने की एक तरीके से उसमें बुद्धि हो। तो देखिए यहाँ पर अंतर्वैयक्तिक में किसकी बात की जा रही है, दूसरे की, जबकि ये किस में होता है, ये अंतर्वैयक्तिक में होता है। ये अंतःवैयक्तिक है लेकिन वो अंतर्वैयक्तिक होता है। इंग्लिश में आप समझेंगे तो और ज़्यादा क्लियर होगा। ये जो प्रॉपर्टी दी गई है दूसरों के अंदर वो इंटरपर्सनल में होता है, जबकि यहां पर क्या बात की गई है, यहां पर इंट्रापर्सनल की बात की गई है। तो इंट्रापर्सनल दूसरों के अंदर नहीं बल्कि खुद के अंदर अपने आप को समझने और उससे संबंधित स्थापित करने का कौशल होता है। तो ये विकल्प गलत दिया गया है। ठीक है, अगर यहां पर इंटरपर्सनल होता, इंट्रापर्सनल ना होकर के इंटरपर्सनल होता तब ये चीज़ें सही होती। तो पहला विकल्प गलत हो गया। दूसरा देखिए, तार्किक और गणितीय बुद्धि की बात की गई है और यहाँ पर किसकी बात की जा रही है, नृत्य और क्रीड़ा संबंधी क्षमताएं। तार्किक बुद्धि किसके अंदर होगी, जो तर्क के आधार पर बात करेगा, जो इंजीनियर्स होते हैं, जो मैथमेटिकल टर्म्स की बात करेंगे उसके अंदर होगा। यहाँ पर नृत्य और क्रिया संबंधी क्षमताएं तार्किक गणितीय बुद्धि के अंतर्गत नहीं आती हैं, तो ये भी विकल्प हमारा नहीं होगा। चौथा देखिए, स्थानिक बुद्धि की बात की गई है और इसमें क्या बात किया गया, प्राकृतिक वातावरण की सराहना के कौशल। तो ये भी विकल्प गलत है। क्यों, क्योंकि स्थानिक में क्या होता है कि जैसे मानचित्र को देख करके और मानचित्र के हिसाब से कि पर्टिकुलर यहाँ पर कितना स्पेस है और एक्चुअल में कितना स्पेस होगा, कितना डिस्टेंस होगा, इन सभी चीज़ों को कैलकुलेट करने की क्षमता जो होती है वो स्थानिक बुद्धि में होती है। तो यहाँ पर प्राकृतिक वातावरण की सराहना की बात की जा रही है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। ठीक है, अब हमारे पास केवल एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 3 देखिए, संगीतीय बुद्धि। संगीतीय बुद्धि में क्या बताया गया, प्रदर्शन या रचना करने के कौशल। अब देखिए, जो भी म्यूजिक कंपोजर होते हैं, जो म्यूजिक बनाते हैं, वो क्या कर रहे हैं, म्यूजिक को कंपोज ही तो कर रहे हैं, यानी कि क्या कर रहे हैं, उसको रचना कर रहे हैं। म्यूजिक की क्या कर रहे हैं, कंपोजिशन कर रहे हैं, म्यूजिक बना रहे हैं। तो इसीलिए जो म्यूजिकल इंटेलिजेंस होगा वो परफॉर्मेंस और कंपोजिशन स्किल आता है इसके अंतर्गत। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर होगा। दोस्तों, अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के बारे में सही नहीं है। प्रश्न निगेटिव सेंस में पूछा गया है तो उत्तर भी हमारा निगेटिव वाला विकल्प ही होगा। सबसे पहले जानते हैं अधिगम होता क्या है। अधिगम यानी अंग्रेजी में इसे लर्निंग बोलते हैं, यानी कि जब भी हम अपने पूर्व ज्ञान को आधार बना करके अपने नए ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ते जाते हैं तो इसे लर्निंग बोलते हैं। और जब भी हम कुछ नया चीज़ सीखेंगे तो जाहिर सी बात है हमारे व्यवहार में क्या होगा, परिवर्तन होगा। यानी हमारे प्रयास के माध्यम से हमारे व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उसे अधिगम बोलते हैं। ध्यान से समझिएगा। अब जैसे मान लीजिए कि आपको बुखार हो गया तो उस दौरान भी आपका व्यवहार चेंज हो जाता है, यानी कि आप चिड़चिड़े हो सकते हैं या फिर आपके किसी भी बिहेवियर में चेंज हो सकता है। तो क्या उसे लर्निंग बोलेंगे, क्या उसे अधिगम बोलेंगे? नहीं। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि आपने उस व्यवहार में परिवर्तन के लिए, चिड़चिड़ा होने के लिए आपने प्रयास नहीं किया था। क्या आप खुद से प्रयास करते हैं कि मुझे बुखार लग जाए और मेरे व्यवहार में परिवर्तन हो? नहीं। यानी कि वह व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम या फिर लर्निंग बोला जाएगा जिसके लिए आप प्रयास करते हैं। जैसे कि आप इस वीडियो को देख करके कुछ सीख रहे हैं, यानी आप प्रयास कर रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, कुछ नया अचीव करने के लिए चीज़ों को सीख रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो ये लर्निंग बोला जाएगा। ठीक है, इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। हमें निगेटिव वाला विकल्प ढूंढना है। ठीक है, चलिए पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। अधिगम शिक्षार्थियों के पूर्व ज्ञान पर निर्भर करता है। ये बात तो बिल्कुल सही है। अब पहली बार बच्चा अगर नर्सरी में जाता है तो बच्चे को सिखाया जाता है ए फॉर एप्पल, ठीक है, बच्चे को सिखाया जाता है बी फॉर बॉल,
तो आखिर बच्चे को ये एप्पल और बॉल का एग्जाम्पल क्यों दिया जाता है, आखिर उसके बुक में इसका चित्र क्यों बना होता है? क्योंकि बच्चा प्री प्राइमरी में जा रहा है, यानी कम से कम 3 साल का होगा, या फिर मान लीजिए कक्षा 1 में ही जा रहा है तो कम से कम 6+ साल का होगा। 6 साल के एज में कभी ना कभी वो एप्पल खाया होगा, कभी ना कभी बॉल से वो खेला होगा। तो ये एप्पल और बॉल उसका क्या हो गया, उसका पूर्व ज्ञान हो गया। और इस पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए बच्चे को अल्फाबेट सिखाया जाता है, ए और बी। ठीक है, यानी कि अधिगम शिक्षार्थियों के पूर्व ज्ञान क्या था, एप्पल और बॉल उसका पूर्व ज्ञान था। इस पर निर्भर करके नए ज्ञान को वो सीखता है। तो ये बात तो बिल्कुल पॉजिटिव हो गई। पॉजिटिव है तो हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि हमसे निगेटिव वाला पूछा गया था। दूसरा देखिए, अधिगम का तात्पर्य पूर्व वैचारिक स्कीम्स के पुनर्गठन से है। अब स्कीम्स क्या होती है, देखिए स्कीम्स जो वर्ड है वो स्कीमा से बना हुआ है। अब स्कीमा क्या होता है, आपने जीन पियाजे का सिद्धांत पढ़ा होगा, यानी कि कोई भी एक लर्नर, कोई भी एक शिक्षार्थी जब भी कोई नया चीज़ देखता है तो उसकी एक इमेज उस बच्चे के माइंड में सेट हो जाती है, बन जाती है, जिसे स्कीमा कहा था किसने, जीन पियाजे ने। अब अलग अलग स्कीमा होंगे तो उसे स्कीम्स बोला जाता है। अब मान लीजिए कि बच्चे को ए फॉर एप्पल बच्चे को बताना है, तो यानी बच्चा पहली बार जब एप्पल देखा होगा तो उसके माइंड में एप्पल की एक इमेज बन गई होगी। अब जब बच्चे को ए अल्फ़ाबेट के बारे में सिखाना है तो उसे क्या किया जा रहा है, एप्पल का फिगर दिखाया जा रहा है। एप्पल जो उसके माइंड में ऑलरेडी स्कीमा के तौर पर सेव है, उस स्कीम्स के पुनर्गठन यानी उसे अरेंज करके इसे कोरिलेट किया जा रहा है। वहीं तो बात की जा रही है, वहीं तो बात की जा रही है। देखिए यहां पर आप देख सकते हैं, पुनर्गठन करने का मतलब कि इस जो स्कीमा उसके माइंड में ऑलरेडी बना हुआ है उसको फिर से रीअरेंज किया जा रहा है, उसका पूर्व वैचारिक यानी कि सेब के बारे में, ताकि वह नया कुछ सीख सके, अधिगम कर सके। तो ये भी बात बिल्कुल पॉजिटिव है। पॉजिटिव हो गई तो हमारा उत्तर नहीं हो सकता, क्योंकि हमसे क्या पूछा गया था, निगेटिव वाला पूछा गया था। यानी अभी तक हमारा पहला और दूसरा विकल्प दोनों गलत हो गया है। तीसरा विकल्प देखिए, अधिगम सामाजिक क्रिया द्वारा संधारित होता है। अब आपने लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत पढ़ा होगा, जिसमें उन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक अंतःक्रिया के सिद्धांत की बात की थी। यानी कि सामाजिक तौर पर बच्चे एक दूसरे से इंटरेक्शन करके सीखते हैं। यही बात तो अधिगम भी होता है। अधिगम क्या है, सीखना ही तो है। तो सीखना सामाजिक तौर पर संधारित होता है। ये बात बिल्कुल पॉजिटिव हो गई। तो पॉजिटिव है तो हमारा उत्तर नहीं हो सकता, क्योंकि हमसे कौन सा पूछा गया था, निगेटिव वाला पूछा गया था। अब नो डाउट हमारे पास एक ही विकल्प बचा, तो वही हमारा सही विकल्प हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब है। एक बार इसको कंफर्म कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि अधिगम एक प्रक्रिया नहीं है, अपितु एक उत्पाद है। क्या कहा जा रहा है, लर्निंग इज अ प्रोडक्ट रेदर देन अ प्रोसेस। क्या अधिगम एक उत्पाद है? अगर उत्पाद रहता, एक प्रोडक्ट रहता, तो जिस प्रकार से पेन ड्राइव लगा करके कंप्यूटर से डेटा को डायरेक्टली ट्रांसफर किया जाता है, उसी प्रकार से बच्चे के माइंड में भी इंफॉर्मेशन को डायरेक्टली सेंड कर दिया जाता। जबकि जीन पियाजे ने क्या कहा था, बच्चे अपने ज्ञान के निर्माण करता होते हैं। बच्चे को डायरेक्टली आप इंफॉर्मेशन हूबहू वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वह अपने ज्ञान के निर्माण के लिए स्वयं उस प्रोसेस से होकर के गुजरते हैं, तब जाकर के उन्हें संज्ञान होता है। तो देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि ए फॉर एप्पल बच्चे को बताया जा रहा है, तो क्यों बताया जा रहा है, ए फॉर एप्पल बच्चे को क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि ये उसका पूर्व ज्ञान है। अब इस पूर्व ज्ञान से जोड़ करके वह इन चीज़ों को सीख रहा है, वह इन चीज़ों की सीख रहा है। अगर ये केवल उत्पाद रहता, केवल प्रोडक्ट रहता सीखना, तो डायरेक्टली बच्चे को ABCD से शुरू किया जाता। लेकिन बच्चे को डायरेक्टली ABCD से शुरू ना करके बच्चे को एप्पल और ये सभी फिगर्स दिखाया जाता है, ताकि उसके माइंड में जो ऑलरेडी स्कीमा बने हुए हैं, जो इमेजेस बने हुए हैं, उससे कोरिलेट करके बच्चे को नया चीज़ सिखाया जा सके। तो ये तो पूरा प्रोसेस से होकर के बच्चा कुछ नई चीज़ों को सीख रहा है ना। जैसे केमिस्ट्री में या फिर फिजिक्स में आपको लेबोरेटरी में ले जाकर के प्रैक्टिकल क्यों दिखाया जाता है, ताकि वो चीज़ें आप रटे नहीं, बल्कि स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को सीखते जाए। स्टेप बाय स्टेप सीखने को ही तो प्रक्रिया बोलते हैं। तो अधिगम यानी लर्निंग क्या है, एक प्रक्रिया है। जबकि यहां पर विकल्प में क्या बोला जा रहा है कि लर्निंग एक प्रक्रिया नहीं है। देखिए विकल्प क्या बोल रहा है, प्रक्रिया नहीं है लर्निंग। और चूंकि ये निगेटिव सेंस में और प्रश्न भी हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कारक समस्या समाधान को बढ़ावा देता है। ध्यान से देखिएगा, प्रश्न पॉजिटिव सेंस में है तो विकल्प भी हमारा पॉजिटिव वाला ही उत्तर होगा। हमें बताना है निम्नलिखित में से कौन सा फैक्टर है जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग को क्या करेगा, बढ़ावा देगा, इन्हांस करेगा। चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है प्रतिक्रिया सेट। प्रतिक्रिया सेट क्या होता है, यानी कि रिस्पॉन्स सेट। यानी कि जब भी आप देखते होंगे बच्चे अभी जो बिल्कुल शुरुआती एज में है, जब वो सीखना शुरू करते हैं तो उनके पास रटे रटाए 4-5 शब्द होते हैं, और उन्हीं में से वो बार बार उसको आंसर के तौर पर या फिर चीज़ों के बारे में बता रहे होते हैं। यानी कि इसमें क्या हो गया कि हम
बंधे हुए हैं एक सेट के हिसाब से, हमारे पास मान लीजिए केवल 4 ही विकल्प है। तो जब हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं और उसका उत्तर अगर इस विकल्प में नहीं है तो जाहिर सी बात है हम उस उत्तर को नहीं दे सकते, यानी उस प्रॉब्लम को नहीं सॉल्व कर सकते। यानी कि जब हम प्रतिक्रिया सेट यानी रिस्पॉन्स सेट से बंधे होते हैं तो हम प्रॉब्लम सॉल्व करने में हमें कठिनाई होती है। क्यों? क्योंकि हमारे पास केवल 4 ही विकल्प है। अब आप ऐसे समझिए, जो बच्चे रट करके परीक्षा को पास करते हैं, क्या वो उन चीज़ों को समझे हुए हैं? नहीं समझे हुए हैं। तो अगर कोई ऐसा प्रश्न पूछ दिया जाए जो कि बच्चे के माइंड के ऊपर डिपेंड करेगा, तो क्या वो उसका उत्तर दे पाएगा? नहीं दे पाएगा, क्योंकि जो चीज़ें वो रटा हुआ है वही तो वो जानता है। मतलब कि मान लीजिए 4 चीज़ें वो रटा हुआ है, तो 4 ही चीज़ों के बारे में तो जान पाएगा। अगर हमने कुछ ऐसा पूछ दिया जो कि को अपने माइंड का यूज करना पड़े, तो क्या वो उसका उत्तर दे पाएगा? नहीं दे पाएगा, अगर वो उस कॉन्सेप्ट को नहीं समझा हुआ है। यही होता है प्रतिक्रिया सेट, यानी कि जो चीज़ें बच्चे जान रहे हैं, रटे हुए हैं, उसमें से अगर बाहर से कोई प्रश्न पूछ दिया गया तो क्या वो समस्या का समाधान कर पाएगा? क्या उसे समस्या समाधान में बढ़ावा मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो ये विकल्प निगेटिव है, इसलिए हमारा उत्तर नहीं हो सकता। तीसरा विकल्प देखिए, निष्क्रिय अनुसरण। निष्क्रिय का मतलब पैसिव इमिटेशन की बात की जा रही है। देखिए, जीन पियाजे ने और साथ ही साथ लेव वाइगोत्स्की दोनों ने कहा था कि बच्चे ज्ञान के सक्रिय निर्माणकर्ता होते हैं। अब बच्चे पेन ड्राइव थोड़ी है कि कंप्यूटर में लगाएंगे और डेटा ट्रांसफर हो जाएगा। पहले के ज़माने में अगर आप देखेंगे, गुरुकुल जो पद्धति चलती थी उसमें क्या होता था कि टीचर आए और बच्चों को लेक्चर दिए और चले गए। लेकिन आज के समय में लगातार चीज़ें बदल रही हैं। आज बच्चे बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत उनको पढ़ाया जाता है, यानी कि बालक केंद्र में है। पहले शिक्षक केंद्र में हुआ करता था, आज बालक केंद्र में है। तो बालक अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करेगा। तो स्वयं करने के लिए क्या जरूरी है? वो सक्रिय होना चाहिए। जबकि विकल्प में क्या दिया गया? निष्क्रिय अनुसरण कहा जा रहा है। तो ये विकल्प निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं हो सकता। दूसरा विकल्प देखिए, कार्यात्मक स्थिरता। इंग्लिश में देखिए क्या बोला जा रहा है? फंक्शनल फिक्स्डनेस। फिक्स्डनेस यानी कि मैं बिल्कुल फिक्स हूँ, रिजिड हूँ कि मैं इसी विधि से प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा। मान लीजिए कि एक प्रॉब्लम है और जिस विधि को मैं अडॉप्ट किया हूं उस विधि से वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रहा है और मैं बिल्कुल रिजिड हूं, बिल्कुल मैं अड़ा हुआ हूं कि नहीं, मैं फिक्स हूं कि मैं इसी विधि से सॉल्व करूंगा। तो क्या कि वो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। यानी ये भी विकल्प निगेटिव है, जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग को बढ़ावा नहीं देगा। चूंकि निगेटिव था तो हमारा उत्तर नहीं हो सकता। अब नो डाउट हमारे पास केवल एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 1, यही इसका सही जवाब होगा। एक बार इसको कंफर्म कर लेते हैं कि क्या ये सही है। इंग्लिश में इसे कहते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग, यानी अपसारी चिंतन। इसको आप ऐसे समझिएगा, मान लीजिए ये प्रॉब्लम है और यहां पर चूंकि अप लिखा गया है, तो इसको याद करने के लिए मैं बता रहा हूं आपको। अप का मतलब कि चारों तरफ इसके ऊपर, इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं अलग अलग तरीकों का प्रयोग कर रहा हूं। ध्यान से समझिए, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं अलग अलग तरीकों का प्रयोग कर रहा हूं। मान लीजिए कि एक प्रॉब्लम सॉल्व एक तरीके से नहीं हो पा रही है तो मैं दूसरा ट्राई करूंगा, उससे भी नहीं हो पा रही है तो मैं तीसरा ट्राई करूंगा, उससे भी नहीं हो पा रहा है तो मैं चौथा ट्राई करूंगा। मतलब मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं जिससे मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं। तो नो डाउट ये प्रॉब्लम सॉल्व होने की संभावना बढ़ जाएगी और कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम सॉल्व करने में बढ़ावा देगा, यानी कि समस्या समाधान को बढ़ावा देगा। क्या? अपसारी चिंतन, जिसे अंग्रेजी में डाइवर्जेंट थिंकिंग बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल पॉजिटिव है, यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस स्तर के बच्चे आत्म केंद्रित होते हैं और किसी कार्य को करने में अपना ही लाभ देखते हैं? ध्यान से समझिएगा। आत्म केंद्रित मतलब कि मुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं है, मैं अपना ही केवल लाभ देखूंगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। तो जो लॉरेंस कोहलबर्ग थे, उन्होंने 3 स्तर बताए थे और प्रत्येक स्तर में 2-2 चरण बताए थे, यानी 3 × 6 टोटल 6 चरण हो गए। तो पहला जो स्तर बताया था उन्होंने, उसमें पहला जो चरण था, पहले स्तर का पहला चरण, वो ये कहता है कि दंड अभिविन्यास, यानी बच्चे में पहले शुरुआती दौर में उनमें कोई भी नैतिकता नहीं होती है, लेकिन जब बच्चे को यह महसूस होने लगता है कि अब मुझे दंड मिल सकता है तो उसकी वजह से उसके अंदर नैतिकता आती है। एक एग्जांपल मैं देता हूं। आपके घर में अगर मान लीजिए 5 साल के बच्चे हैं और 2 बच्चे हैं, एक 4 साल का है, एक 5 साल का है। बड़े वाले बच्चे को आपने बाहर से आकर के टॉफ़ी दिया, 10 टॉफ़ी दिया और बोला कि बेटा इसमें से आधा टॉफ़ी आप छोटे भाई के दे दो जो कि 4 साल का है। तो वो नहीं देगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर अभी नैतिकता है ही नहीं। उसे ये लगेगा कि सारी टॉफ़ी मेरे लिए है। आपने 2 बार बोला, 3 बार बोला, वो मना कर देगा। लेकिन जैसे ही अब उसे एहसास होगा कि पापा या फिर मेरे रिलेटिव अब गुस्सा हो रहे हैं और मेरी पिटाई हो सकती है, तो उस कंडीशन में उसमें से कुछ टॉफ़ी निकाल करके वो अपने छोटे भाई को देगा जो कि 4 साल का था। इससे क्या समझ में आ रही है आपको? इससे ये समझ में आ रहा है कि वो स्टार्टिंग में देने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन चूंकि अब उसकी पिटाई हो सकती है, दंड मिल सकता है, इसलिए उसके अंदर नैतिकता आई और इसलिए वो टॉफ़ी दे रहा है। अभी भी नैतिकता उसके अंदर नहीं है, वो सजा से बचने के लिए, दंड से बचने के लिए टॉफ़ी निकाल करके दे रहा है।
तो ये दंड अभिविन्यास पहला चरण होता है। ठीक है, तो इसमें तो आपका देखिए आत्म केंद्रित की बात की गई है, यानी दंड का कहीं बात नहीं किया गया है। अपने लाभ की बात की गई है लेकिन दंड का कहीं बात नहीं किया गया है। तो ये क्लियर हो गया कि पहले स्तर का पहला चरण तो कंफर्म है, नहीं होगा, क्योंकि इसमें दंड की बात की जाती है। ठीक है, सजा की बात की जाती है। तो ये तो कंफर्म हो गया कि पहला विकल्प गलत है। चौथे विकल्प की बात कर लेते हैं। तीसरे स्तर के पांचवें चरण में, तीसरा स्तर का पांचवा चरण यानी तीसरे स्तर का पहला चरण आप समझ सकते हैं, क्योंकि चरण ये कैसे काउंट कर रहे हैं, पहले का पहला, दूसरा, उसके बाद दूसरा जो स्तर हो गया उसका ये पहले दूसरे से नहीं, फिर तीसरे चौथे से काउंट कर रहे हैं, और तीसरे स्तर का फिर चरण पांचवा और छठवां, यानी तीसरे स्तर का पांचवा कह लीजिए या फिर तीसरे स्तर का पहला कह लीजिए। तो ये कौन सा चरण होता है, इसमें होता है, अब यहां पर मनुष्य आकर के समझ जाता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और दूसरों के सामंजस्य के साथ ही ये अपनी जीवन व्यतीत कर सकता है। इसलिए मनुष्य दूसरों की हेल्प करने लगता है ताकि दूसरे जब मुझे जरूरत पड़े तो मेरी हेल्प करेंगे, यानी कि सामाजिक तौर पर वो सामंजस्य बैठाने लगता है। तो यहां पर क्या सामंजस्य बैठाया जा रहा है, नहीं, यहां पर तो केवल आत्मकेंद्रिता की बात की जा रही है ना, कि बस मेरा ही लाभ हो, बस मेरा ही लाभ हो। तो ये भी हमारा उत्तर नहीं हो सकता, तीसरे चरण का पांचवा चरण नहीं हो सकता। तीसरा विकल्प देखिए, दूसरे स्तर के तीसरे चरण में, दूसरा स्तर का तीसरा चरण यानी कि ये वाला बात की जा रही है। इसमें क्या होता है, अच्छा लड़का अच्छा लड़की कॉन्सेप्ट। इसमें क्या बताया था लॉरेंस कोहलबर्ग ने, जैसे मान लीजिए आपके मोहल्ले में आपके हम उम्र आपके ही कक्षा में अगर वो पढ़ रहे हैं और अगर आपके मार्क्स ज़्यादा आ गए तो आपके मोहल्ले वाले या फिर आपके माता पिता बार बार कहते हैं कि देखो उनका बेटा कितना अच्छा नंबर लाया, वो दिन भर पढ़ाई करता था, तुम दिन भर घूमते रहते थे, मोबाइल चलाते रहते थे, इसलिए तुम्हारा नंबर कम आए। तो उस हिसाब से उस एज के बच्चे के माइंडसेट में ये बैठ जाता है कि दुनिया और मोहल्ले वाले उस बच्चे की तारीफ कर रहे हैं जिसके अच्छे नंबर आए हैं। तो अब उस बच्चे के माइंड में ये लगने लगता है कि मैं भी उसकी कॉपी करूंगा और मैं भी उसी की तरह बनूंगा, यानी कि अच्छा लड़का जिसका समाज या फिर मोहल्ले वाले तारीफ कर रहे हैं उसका हूबहू कॉपी करना ही अच्छा लड़का अच्छी लड़की कॉन्सेप्ट है, जो कि दूसरे चरण के दूसरे स्तर के तीसरे चरण में बताया था। तो क्या यहां पर कंपेयर करने की बात की जा रही है, प्रश्न में कंपेयर करने की बात ही नहीं की जा रही है, तो यह भी हमारा उत्तर नहीं हो सकता। अब तीन विकल्प गलत हो गए, जाहिर सी बात है, नो डाउट हमारा उत्तर ऑप्शन नंबर 2 है। ऑप्शन नंबर 2 है, एक बार इसको कंफर्म कर लेते हैं क्या ये सही है। देखिए कहा जा रहा है पहले स्तर के दूसरे चरण में, पहले स्तर का दूसरा चरण जो है वो टिट फॉर टैट कहता है, टिट फॉर टैट। अब इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने ये बताया था कि इसमें जो बच्चा है उसके माइंड में ये बना होता है कि जो मेरी तरह मेरे प्रति जैसा व्यवहार करेगा मैं भी उसके प्रति वैसा ही व्यवहार करूंगा। एक एग्जांपल मैं बताता हूँ, मान लीजिए कक्षा में एक बच्चा है जिसका पेंसिल किसी बच्चे ने तोड़ दिया, तो वो क्या करेगा, वो भी जाकर के उसकी पेंसिल को तोड़ देगा, यानी कि जो जैसा करेगा मैं उसके साथ वैसा करूंगा। मैं केवल अपने से प्यार करता हूं, मैं केवल अपने लाभ की बात करूंगा, यही कहा गया है किसमें, ऑप्शन नंबर 2 में, पहले स्तर के दूसरे चरण में, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया, यही इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, वंचित वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन के लिए क्या करना चाहिए। ध्यान से समझिएगा, समावेशन यानी इंक्लूजन के बारे में हमसे पूछा जा रहा है। इंक्लूजन क्या होता है, यानी कि कक्षा में अलग अलग प्रकार के बालक हो सकते हैं। हो सकता है कि कोई पैर से विकलांग हो सकता है कि कोई बच्चा कम सुन रहा हो सकता है कि किसी को बोलने में दिक्कत हो सकता है कोई बालक देख नहीं सकता है। तो इन सभी प्रकार के बच्चों को पढ़ाने के लिए अलग अलग चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। प्रत्येक बच्चे की रिक्वायरमेंट अलग है। कैसे, जो बच्चा देख नहीं सकता उसकी ज़रूरत क्या है कि मैं उसे ऑडिबल फॉर्म में पढ़ाऊँ, यानी उसको बोल करके पढ़ाऊँ, और जो बच्चा सुन नहीं सकता उसके लिए ज़रूरत है कि मैं बॉडी लैंग्वेज का यूज करूँ या फिर कुछ विजुअल क्लिप्स दिखाऊँ जिसे देख करके वो चीज़ों को समझ पाए। यानी कि जब अलग अलग आवश्यकता से जूझ रहे बालकों को साथ में लेकर के एक ही कक्षा में पढ़ाया जाता है तो उसे ही बोलते हैं समावेशन। यानी कि बच्चे के अंदर क्या कमी है उसको हम इग्नोर कर रहे हैं और सबको साथ लेकर के चल रहे हैं। अब इग्नोर करने का मतलब ये नहीं है कि बच्चे के लेवल पर इग्नोर करना, इग्नोर करने का मतलब ये है कि हम सबको नॉर्मल बच्चे मान करके चल रहे हैं, लेकिन उसकी जो ज़रूरत है उसको हमें उसकी ज़रूरत को पूरा करना होगा, क्योंकि तभी तो हम सबको साथ लेकर के चल सकते हैं। अब मान लीजिए एज ए टीचर मैं कक्षा में बोर्ड पर पढ़ा रहा हूँ, तो जो बच्चा दृष्टिबाधित है तो केवल मैं लिखूंगा तो जाहिर सी बात है वो नहीं समझ पाएगा। तो मैं उसके लिए क्या करूंगा, लिखने के साथ साथ बोलूंगा भी। इससे क्या होगा कि मान लीजिए कक्षा में दृष्टिबाधित बालक है तो वो मेरे ऑडियो को सुन करके चीज़ों को समझ पाएगा, और मान लीजिए कि कोई श्रवण बाधित है जो सुन नहीं सकता तो वो ब्लैक बोर्ड पर जो लिखा गया उसको देख करके चीज़ों को समझ पाएगा। यानी इससे क्या फायदा हो रहा है, इससे सभी बच्चे समझ पा रहे हैं। इसी को बोला जाता है समावेशन। इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। ठीक है, चलिए चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है
समान क्षमताओं के आधार पर विद्यार्थियों को समूहों में विभाजित करना। देखिए, जब भी किसी विकल्प में समूह में बांटने की बात हो जाए, विभाजित करने की बात हो जाए, तो वो हमेशा विकल्प निगेटिव होता है। क्यों? ध्यान से समझिएगा। यहां पर समावेशन का कॉन्सेप्ट ही ये है कि बच्चे में किसी भी प्रकार की कमी है, हम सबको साथ लेकर के चलेंगे। जबकि यहां पर क्या कहा जा रहा है, बच्चे को विभाजित करने यानी अलग अलग ग्रुप्स में बांटने की बात की जा रही है, जो कि विकल्प को निगेटिव कर देता है। प्रश्न चूंकि पॉजिटिव सेंस में पूछा गया है, इसलिए पॉजिटिव वाला विकल्प ही हमारा उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर 4 निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं हो सकता। तीसरा विकल्प देखिए, सामाजिक संबद्धता के आधार पर कक्षा में अलगाव करना चाहिए। अलगाव, फिर से यहां पर बांटने की बात आ रही है, तो कोई भी ऐसा वर्ड जो कि बच्चों में अलगाव या फिर समूहों में बांटना, इस प्रकार के कॉन्सेप्ट को लेकर के आए, वो हमेशा निगेटिव होगा। क्योंकि समावेशन जो है वो सबको साथ लेकर के चलने की बात करता है, किसी भी बच्चे में भेदभाव करने की बात नहीं करता है। तो ये भी विकल्प निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं हो सकता। दूसरा विकल्प देखिए, पहचान आधारित रूढ़ियों को प्रमाणित और प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। रूढ़ि क्या होता है? जैसे रूढ़िवादी विचार आपने सुना होगा कि जो चीजें साइंटिफिक तौर पर प्रमाणित नहीं है, लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी वो चीजें चली आ रही हैं, इसी को बोलते हैं रूढ़िवादी विचार। तो रूढ़िवादिता का अपोज करना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि हमारे समाज में ये मिथ फैला हुआ है कि लड़कियां कमजोर होती हैं, तो जब भी कोई दौड़ने भागने वाली चीज़ें होती हैं, गेम होती है, तो स्कूल में लड़कियों को उतना प्रमोट नहीं किया जाता कि आप भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन जब इंडोर गेम्स होते हैं, जैसे कि चेस हो गया, लूडो हो गया, तो उसमें लड़कियों को प्रमोट किया जाता है। तो ये क्या है? हम रूढ़िवादी विचारों को आगे प्रमोट कर रहे हैं। जो पहले ये समाज में रूढ़िवादी विचार था कि लड़कियां सिर्फ घर का काम कर सकती हैं, लड़के बाहर का काम कर सकते हैं, तो उन चीज़ों को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप लिंग के आधार पर, जेंडर के आधार पर भेदभाव कर रहे हैं लड़की और लड़के में। आप उसकी क्षमता इंडिविजुअल लेवल पर क्या है उसको जाने बगैर पुरानी रूढ़िवादी विचारों को आगे ढोने का काम कर रहे हैं। तो ये गलत कर रहे हैं, क्योंकि आप उस बच्चे या फिर बच्ची के साथ भेदभाव कर रहे होते हैं। तो ये भी विकल्प निगेटिव है, क्योंकि समावेशन तो ये कहता है ना कि सबको साथ लेकर के चलना है, जबकि आप कहीं ना कहीं लिंग के आधार पर भेदभाव कर रहे हैं, तो ये भी हमारा निगेटिव हो जाता है। अब नो डाउट 3 विकल्प गलत हो गए, तो एक ही विकल्प बचा जो कि हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। एक बार कंफर्म कर लेते हैं, क्या बोला जा रहा है? विविध परंपराओं के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता को बढ़ावा देना चाहिए। अब मान लीजिए कि वंचित वर्ग की बात की जा रही है। वंचित वर्ग यानी कि समाज में ऐसा वर्ग जो कि पिछड़ गया है। जैसे पिछड़े वर्ग से, पिछड़े जाति से जो लोग आते हैं, सामाजिक तौर पर वो देखा गया कि पिछड़े हुए होते हैं, इसी वजह से उनको आर्थिक लाभ के विभिन्न स्कीम्स चलाए जाते हैं, या फिर उनको रिजर्वेशन जैसी पॉलिसी के माध्यम से मुख्य धारा में लाने की कोशिश की जाती है। तो अब ये चीज़ें कैसे हो पाएंगी? उनको साथ लेकर के चलना है, तो हमें क्या करना होगा? विविध परंपराओं यानी कि जो वंचित वर्ग की परंपरा है उसके प्रति हमें जागरूकता लानी होगी और उसके प्रति संवेदनशील बनना होगा, तभी ये चीज़ें पॉसिबल होंगी। आज के समय में आप लोग देखते होंगे, कई बार न्यूज़ में आपने देखा होगा कि जो पुराने जो छोटी जाति से लोग होते हैं, जब शादी ब्याह होता है तो उनको घोड़े पर नहीं चढ़ने देते हैं। तो ये क्या है? ये हम उनकी परंपराओं का क्या कर रहे हैं? उनकी परंपराओं को नकार रहे हैं, जबकि हमें उनकी परंपराओं के प्रति क्या होना चाहिए? संवेदनशील होना चाहिए, तभी तो वो मुख्य धारा में आ पाएंगे। तो मुख्य धारा में लाने के लिए जरूरी ये है कि वंचित वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ हम संवेदनशील रहें, यानी उनकी जो भी परंपरा है उसके प्रति हम जागरूक बने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर पॉजिटिव होगा। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे उनकी जो परंपरा है वह उनका क्या हो गया? उनका सांस्कृतिक परिवेश हो सकता है। और बच्चे जब उनकी संस्कृतियों के प्रति फैमिलियर रहेंगे, तो कहीं ना कहीं आपने लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार सामाजिक सांस्कृतिक अंतःक्रिया का सिद्धांत पढ़ा था। यानी बच्चे जब अपनी संस्कृति के बारे में जानेंगे और दूसरे बच्चे उसकी संस्कृति के बारे में जानेंगे, तो कहीं ना कहीं बच्चे को ज़्यादा कंफर्टेबल फील होगा, और जितना बच्चा कंफर्टेबल होगा उतना सीखने में वो रुचि लेगा। इस वजह से वंचित वर्ग के बालकों के लिए ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से उपयोगी प्रतिपुष्टि की एक विशेषता कौन सी है? ध्यान से समझिएगा, क्या बोला जा रहा है? उपयोगी प्रतिपुष्टि। प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक की बात की जा रही है। फीडबैक की बात की जा रही है, तो कौन सा इसमें से फीडबैक का एक कैरेक्टरिस्टिक होता है, यानी कि उसकी विशेषता होता है, ये हमसे पूछा जा रहा है। देखिएगा, पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है यह केवल कार्य के अंत में ही दी जाती है। केवल, एकमात्र, एक ही, पूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से, ये जितने भी वर्ड होते हैं वो विकल्प को संकुचित कर देते हैं। और इस प्रकार के वर्ड्स अगर किसी भी विकल्प में आपको दिख जाए और अगर प्रश्न पॉजिटिव सेंस में पूछा गया है, तो ये कभी भी हमारा उत्तर नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? ध्यान से समझिएगा। पहला विकल्प ये बोला गया कि यह केवल कार्य के अंत में दी जाती है। मान लीजिए कि कक्षा में कोई बच्चा है और वो लिखना सीख रहा है, तो क्या हम उसका इंतजार करेंगे कि पूरा वो लिखना सीख जाए उसके बाद हम उसको फीडबैक देंगे? नहीं। मान लीजिए बच्चा कॉपी में लिख रहा है और एज ए टीचर हम कक्षा में उसको मॉनिटर कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं,
तो मान लीजिए बच्चा अगर शुरुआती में ए ऐसे बना रहा है तो हम उसके पूरे लिखने का इंतजार नहीं करेंगे, बल्कि उसको उसी दौरान फीडबैक देंगे कि बेटा आप ये जो लाइन खींच रहे हो ये बहुत तिरछा नहीं करना है, ये थोड़ा सा तिरछा करना है और इस प्रकार से, और बीच में आपको इसको क्रॉस करना है। तो ये हम उसके पूरे लिखने का इंतजार नहीं करेंगे, बल्कि उसको बीच में ही हम उसको फीडबैक दे सकते हैं। इसलिए ये विकल्प क्या कह रहा था कि कार्य के अंत में ही केवल फीडबैक दिया जाता है, तो इस वजह से ये विकल्प निगेटिव है। कार्य के बीच में भी फीडबैक दिया जा सकता है। ठीक है, तो पहला विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, यह व्यापक और सामान्य होती है। व्यापक तो ठीक है, लेकिन सामान्य नहीं कहा जा सकता। सामान्य कहने का मतलब कि जेनेरिक कहा जा रहा है। जेनेरिक कहने का मतलब कि सबके लिए कॉमन। तो क्या ये चीज़ें पॉसिबल हैं? जैसे कक्षा में मान लीजिए 30 बच्चे हैं, तो 30 बच्चे की कमी अलग अलग हो सकती है। अब मैं कोई ऐसा सलाह दूं जो कि सभी बच्चे पर लागू हो, क्या ये चीज़ें पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। इसको और दूसरे तरीके से समझते हैं। मान लीजिए कक्षा में मैं एज ए टीचर पढ़ा रहा हूँ, कक्षा में 30 बच्चे हैं, 30 बच्चे को मैं एक ही तरीके से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन एक बच्चा टॉप करता है, दूसरा बच्चा फेल हो जाता है। यानी कि सबकी ज़रूरत जिस हिसाब से है, सबके समझने की क्षमता अलग अलग है, उस हिसाब से जो हम उसको फीडबैक देंगे या फिर जिस तरीके से हम समझाएंगे वो भी सामान्य नहीं हो सकता। सबके लिए अलग अलग होना पड़ेगा, हमें स्पेसिफिक होना पड़ेगा। पर्टिकुलर बच्चे की समस्या कहाँ पर है उस पर हमें फोकस करना पड़ेगा। मान लीजिए कोई बच्चा ए इस प्रकार से लिख रहा है, तो हम बच्चे को बताएंगे कि ये वाला लाइन जो है वो बहुत तिरछा नहीं करना है। मान लीजिए कोई बच्चा ये वाला लाइन तो सही कर रहा है, लेकिन बीच में जो क्रॉस करना है वो ऐसे कर दे रहा है, तो इस बच्चे के लिए जो फीडबैक मैं दूंगा एज ए टीचर और इस बच्चे के लिए जो फीडबैक मैं दूंगा एज ए टीचर, दोनों का अलग अलग होगा। इस बच्चे को मैं फीडबैक ये दूंगा कि बेटा ये वाली लाइन बहुत तिरछा नहीं करना है, और इस बच्चे को मैं फीडबैक दूंगा कि बेटा ये वाली जो क्रॉस वाली लाइन है इतना लंबा नहीं करना है, बल्कि ऐसे करना है। तो दोनों बच्चों के लिए फीडबैक क्या हो गया? अलग अलग हो गया। जबकि विकल्प क्या बोला जा रहा है? विकल्प ये बोला जा रहा है कि फीडबैक सामान्य होती है। अगर सामान्य होता तो सभी बच्चे एक ही सलाह पर अच्छा परफॉर्म कर रहे होते, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए ये विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं हो सकता। तीसरा विकल्प देखते हैं, यह केवल परिणामों पर केंद्रित होती है। मैं बार बार कह रहा हूं, केवल एकमात्र एक ही, पूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से, ऐसे जितने भी वर्ड अगर किसी भी विकल्प में आपको दिख जाए, आंख बंद करके उसे आप काट दीजिएगा। कभी भी वो आपका उत्तर नहीं हो सकता अगर प्रश्न पॉजिटिव सेंस में पूछा गया है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक बार इसको वेरीफाई कर लेते हैं कैसे ये गलत है। क्या कहा जा रहा है कि यह केवल परिणामों पर केंद्रित होता है। मैंने आपको क्या बताया कि आप बच्चे, मान लीजिए कक्षा में कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा है, तो आप उसके रिजल्ट का वेट थोड़ी करेंगे कि जब रिजल्ट आ जाएगा तब मैं उसको सलाह दूंगा कि बेटा तुमने ये गलती की थी। अरे जब वो चीज़ों को सीख रहा है, अगर वो गलती कर रहा है तो उसी दौरान तो एज ए टीचर हम उसको सलाह देंगे कि आप बेटा ऐसे करो ऐसे करो। हम उसके रिजल्ट निकलने का वेट थोड़ी करेंगे। उसके बाद तो हम फाइनल डिसीजन देंगे कि ये बेटा ये बच्चा फेल हो रहा है या फिर पास हो रहा है। उससे पहले हम एज ए टीचर सिखाने के लिए अपना पूरा प्रयास तो करेंगे। यानी कि हम परिणाम का वेट नहीं करेंगे, बल्कि बच्चे को बीच बीच में भी फीडबैक देंगे। ठीक है, तो ये भी विकल्प गलत हो गया। अब हमारे पास एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 4, यही इसका सही जवाब होगा। एक बार कंफर्म कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि यह सामयिक यानी कि यह टाइमली होता है और विशिष्ट यानी कि स्पेसिफिक होता है। बिल्कुल सही बात है। टाइमली कहने का मतलब कि जब भी जरूरत पड़ेगी उसी समय फीडबैक दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आज बच्चा कोई गलती कर रहा है, उसको 5 दिन बाद मैं सलाह दूंगा कि बेटा 5 दिन पहले तुम ये गलती कर रहे थे। नहीं, जब वो बच्चा गलती कर रहा है उसी समय मैं उसको फीडबैक दूंगा, और स्पेसिफिक होगा, इस विशिष्ट होगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि कोई ये इस प्रकार से लिख रहा है, तो ये बीच वाली लाइन तो सही खींच रहा है, लेकिन ये बहुत तिरछा कर दे रहा है, तो ये गलत है। कोई ये बहुत तिरछा नहीं कर रहा है, लेकिन ये वाली लाइन बहुत बड़ी कर दे रहा है, तो ये उसके लिए यहाँ पर ये गलत है। यानी प्रत्येक बच्चे की जरूरत और प्रत्येक बच्चे की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम उसको अलग अलग स्पेसिफिक फीडबैक देंगे, सलाह देंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल पॉजिटिव है, यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, समीपस्थ सिद्धांत कहता है कि शैशवावस्था में, ध्यान से समझिएगा, समीपस्थ सिद्धांत क्या बोलता है, ये हमसे पूछा जा रहा है। अंग्रेजी में इसको प्रॉक्सिमो डिस्टल कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार मान लीजिए ये कोई मनुष्य है, ठीक है, ये मान लीजिए मनुष्य है, तो इसका ये हाथ हो गया और ये इसका पैर हो गया, और मान लीजिए ये इसका हार्ट हो गया, केंद्र बिंदु। ठीक है, तो प्रॉक्सिमो डिस्टल सिद्धांत ये कहता है कि मनुष्य का जो विकास होगा वो उसके केंद्र बिंदु यानी हार्ट से जो अंग पहले पड़ेगा उसमें विकास पहले होगा, उसके बाद वो आगे आगे विकास बढ़ता जाता है। जैसे कि केंद्र हार्ट हो गया, उसके बाद से पहला अंग कौन सा पड़ेगा? छाती पड़ेगा, तो उसके छाती का विकास पहले होगा। उसके बाद से आगे जब वो बढ़ेगा तो हाथ की तरफ जब वो आगे बढ़ेगा तो उससे पहले क्या पड़ेगा? शोल्डर पड़ेगा, तो शोल्डर का विकास होगा। उसके बाद से देखिए हाथ जब आगे जाएगा तो बाह में जो मसल्स होते हैं उसका विकास होगा। उसके बाद से केहूनी पड़ेगा, तो केहूनी का विकास होगा। उसके बाद से कलाई पड़ेगा, तो कलाई का विकास होगा। उसके बाद से जो हथेली पड़ेगा, हथेली का विकास होगा, और अंत में जाकर के उंगलियों का विकास होता है। यानी कि प्रॉक्सिमो डिस्टल सिद्धांत ये कहता है कि केंद्र बिंदु से स्टार्ट हो करके और जो जो अंग पहले पड़ता जाएगा उसका विकास पहले होता है। ठीक है,
इसी को ध्यान में रख करके हमें उत्तर ढूंढना है। ठीक है, चलिए चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कि सूक्ष्म गति कौशल के विकास के साथ शारीरिक विकास तेजी से होती है। तो समीपस्थ सिद्धांत में सूक्ष्म गति कौशल का कोई खास लेना देना नहीं है। हमसे समीपस्थ सिद्धांत के बारे में कौन सा विकल्प सही है, शैशवावस्था के बारे में, वो हमसे पूछा जा रहा है। ध्यान से समझिएगा, दो प्रकार के गति कौशल होते हैं, सूक्ष्म और दूसरा स्थूल, जिसे फाइन मोटर स्किल सूक्ष्म को बोलते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि जैसे मान लीजिए कि आप सुई में धागा डाल रहे हैं, तो क्या आपका पूरा बॉडी उस समय मूवमेंट करता है? नहीं। लेकिन जब आप दौड़ रहे हैं तो क्या आपका पूरा बॉडी मूवमेंट करता है? बिल्कुल हाँ। तो जब हमारा कोई कार्य करते समय पूरा बॉडी ज़्यादा मूवमेंट कर रहा है तो वो स्थूल गति कौशल बोला जाएगा, यानी पूरा बॉडी ही उसमें मूव कर रहा है। लेकिन सूक्ष्म गति फाइन मोटर स्किल किसे बोलते हैं? जिसमें हमारा बॉडी का केवल कुछ पार्ट्स ही मूवमेंट कर रहा हो। जैसे जब हम लोग सुई में धागा डाल रहे हैं तो हमारी आंखें केंद्रित हैं सुई के उस होल में, और हम धागा डाल रहे हैं तो हमारा हाथ जो है वो धीरे धीरे मूव कर रहा है उस होल की तरफ धागा को लेकर के, तो इसे बोलते हैं फाइन मोटर स्किल। तो यहाँ पर हमसे समीपस्थ विकास के क्षेत्र के बारे में पूछा गया था, तो इससे कोई लेना देना ही नहीं है, तो ये विकल्प हमारा उत्तर नहीं हो सकता। तीसरा देखिए, भाषा का विकास तेजी से होता है क्योंकि यह विकास के लिए संवेदनशील अवधि होती है। तो ये भी हमारा लेना देना नहीं है, क्योंकि समीपस्थ विकास के क्षेत्र में भाषा से कोई खास लेना देना नहीं है। दूसरा देखिए, विकास सिर से पांव तक होता है, तो ये एक अलग सिद्धांत है। जैसे मान लीजिए ये बालक है और सिर से पांव की तरफ विकास, यानी शीर्षाभिमुखी सिद्धांत इसे बोलते हैं, जो कि अलग सिद्धांत है। जबकि प्रश्न में हमसे समीपस्थ सिद्धांत के बारे में पूछा गया, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। अब हमारे पास नो डाउट एक ही विकल्प बचा हुआ है, ऑप्शन 1, और यही इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन 1 कह रहा है कि अंग हाथों और पैरों की तुलना में तेजी से बढ़ते हैं। ये तो बात बिल्कुल सही है। कैसे सही है? अभी मैंने आपको बताया कि केंद्र से शुरू होकर के विकास आगे की तरफ बढ़ेगा। केंद्र यानी ये, और छाती पहले विकास हुआ, उसके बाद से हाथ में उसका बाह कहने का मतलब कि उसके मसल्स, और उसके बाद से केहूनी, उसके बाद से कलाई, उसके बाद से हथेली, उसके बाद से जो उसके उंगलियां हैं, यानी कि अंग जो है वो पहले उसमें विकास हो रहा है। और हाथ क्या है? हाथ तो कई अंग मिल करके है ना, जैसे उसमें कलाई भी आ जाएगा, उसका हथेली भी आ जाएगा, उसका उंगलियां भी आ जाएगा, और ये सारी चीज़ें मिल करके हाथ बना। और पैर में भी आप देखेंगे तो पैर में भी आप देखिए जांघ आ जाएगा, उसके बाद से घुटना आ जाएगा, उसके बाद से नीचे पैर वाला हिस्सा आ जाएगा, उसके बाद उंगलियां आ जाएगी। तो इसमें कई अंग बने हुए हैं। जबकि समीपस्थ विकास का क्षेत्र, समीपस्थ जो सिद्धांत होता है वो ये कहता है कि केंद्र से बाहर की तरफ निकलते हुए जो जो अंग पहले पड़ेंगे उसका विकास पहले होगा। वही बात तो पहले विकल्प में बोली जा रही है। देखिए, अंग हाथों और पैरों की तुलना में तेजी से बढ़ते हैं, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि पहले अंग का विकास होगा और सभी अंग मिलकर के, चूंकि हाथ और पैर बना रहे हैं, तो हाथ का और पैर का विकास बाद में होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। दोस्तों, अगले प्रश्न में एक स्टेटमेंट दिया गया और दूसरा रीजन दिया गया, और दोनों को पढ़ करके हमें सही विकल्प का चयन कर लेना है। पहले स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि विद्यालयी पाठ्यक्रम को विद्यार्थियों के सांस्कृतिक ज्ञान को उचित स्थान और मूल्य देना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है। क्यों सही है? लेव वाइगोत्स्की ने कहा था कि बच्चे सामाजिक और सांस्कृतिक तौर पर अंतःक्रिया करके सीखते हैं, यानी बच्चों का समाज यानी उसका परिवेश बहुत इंपॉर्टेंट है और उसका संस्कृति बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे इंटरेक्शन करके वो सीखेगा। वही बात तो यहाँ पर बोली जा रही है कि बच्चों के सांस्कृतिक ज्ञान को उचित स्थान और मूल्य देना चाहिए, तो ये तो बात बिल्कुल सही हो गया। अब रीजन देखिए क्या बोला जा रहा है। विद्यार्थियों को उनकी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए समर्थन प्रदान करना सीखने की प्रक्रिया को सुगम बनाता है। ये बात किसने बोला था? लेव वाइगोत्स्की ने। यानी ए और आर दोनों सही है, और जो आर है वो ए की सही तरीके से व्याख्या करता है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया। ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसे रचनात्मक मूल्यांकन नहीं माना जाएगा? ध्यान से समझिएगा। मूल्यांकन दो प्रकार से होता है, पहला रचनात्मक और दूसरा योगात्मक। रचनात्मक को फॉर्मेटिव असेसमेंट बोलते हैं और योगात्मक को समेटिव असेसमेंट बोलते हैं। दो प्रकार से आप अपने जो भी आप एग्जाम देते होंगे अपने एकेडमिक के समय, आपको इससे चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। जैसे मान लीजिए कि आप कक्षा में कुछ चीज़ पढ़ रहे हैं और उसी दौरान अगर आपका कोई प्रश्न पूछ करके टीचर आपका टेस्ट लेता है कि आप चीज़ों के बारे में सीख पा रहे हैं अथवा नहीं। जैसे मान लीजिए आपको कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाया जा रहा है और उसी कॉन्सेप्ट पढ़ाने के दौरान कोई प्रश्न पूछा टीचर ने कि इसका आंसर क्या होगा, यानी कि वह पढ़ाई के दौरान ही, आपके सीखने के दौरान ही आपका मूल्यांकन कर रहा है कि आप सही से सीख पा रहे हैं या नहीं। तो जब सीखने के दौरान ही मूल्यांकन होता है तो उसे रचनात्मक मूल्यांकन बोलते हैं। और योगात्मक मूल्यांकन क्या होता है? जब आपने पूरी तरीके से सीख लिया और सीखने के बाद जब आपका मूल्यांकन होता है, जैसे आपकी फाइनल परीक्षा, आपका बोर्ड का एग्जाम, क्या वो आपको सिखाने के लिए मूल्यांकन किया जा रहा है? नहीं, आपने साल भर सीख लिया है, अब आपने साल भर में क्या सीखा उसका मूल्यांकन वो किया जा रहा है। उसके बाद आपको पास या फिर फेल घोषित किया जाएगा। लेकिन रचनात्मक मूल्यांकन में पास या फिर फेल घोषित नहीं किया जाता है। अगर बच्चे को कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया तो फिर से हम उसको सिखाएंगे, लेकिन योगात्मक मूल्यांकन में पास या फिर फेल घोषित किया जाता है। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हो गई। इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। पहले विकल्प से शुरुआत कर लेते हैं।
छात्रों के पूर्व ज्ञान को निर्धारित करने के लिए एक नई अवधारणा की शुरुआत में दिया गया आकलन। ये तो बात बिल्कुल सही है। कैसे, ध्यान से समझिएगा। हम लोग बच्चे को नई अवधारणा यानी नया कॉन्सेप्ट कैसे सिखा सकते हैं? बच्चों के पूर्व ज्ञान के बारे में जान करके, क्योंकि पूर्व ज्ञान से ही जोड़ करके हम बच्चे को नया ज्ञान देंगे। तो पूर्व ज्ञान के बारे में हम कब जानेंगे? जब बच्चों से प्रश्न पूछेंगे। बच्चों से प्रश्न पूछेंगे तभी तो हम उसके पूर्व ज्ञान के बारे में जान सकते हैं। तो ये प्रश्न पूछना टीचर क्या कर रहा है? टीचर बच्चे का असेसमेंट कर रहा है सिखाने के दौरान। तो सिखाने के दौरान असेसमेंट को क्या बोलते हैं? रचनात्मक मूल्यांकन बोलते हैं। तो ये तो बिल्कुल सही है। तो ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हमें निगेटिव वाला पूछा गया, यानी निगेटिव वाला हमारा उत्तर होगा। दूसरा विकल्प देखिए, छात्रों और शिक्षकों को अग्रगामी प्रतिपुष्टि प्रदान करने के लिए कक्षा के दौरान दिया गया मूल्यांकन। मैं बार बार बोल रहा हूं, कक्षा के दौरान यानी सीखने के दौरान अगर कोई मूल्यांकन होगा तो वो आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट होगा, रचनात्मक मूल्यांकन होगा। तो ये भी रचनात्मक मूल्यांकन है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं हो सकता। चौथा विकल्प देखिए, एक आकलन एक छात्र के सीखने में गलत अवधारणाओं की पहचान करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब जैसे मान लीजिए कि मैं एक बच्चे को कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट सीखने के दौरान वह अपने माइंड में एक परसेप्शन बना लेता है उस कॉन्सेप्ट को, कॉन्सेप्ट के प्रति। अब उस परसेप्शन को जानने के लिए एज ए टीचर मैं मान लीजिए कुछ क्रॉस क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, तो बच्चा अपने परसेप्शन के हिसाब से मुझे जवाब दे रहा होगा, यानी कि क्या वो गलत अवधारणा बनाया है। इसको जानने के लिए कक्षा में सिखाने के दौरान मैं बच्चे से प्रश्न पूछ रहा हूँ, यानी बच्चे का मूल्यांकन कब कर रहा हूँ? सीखने के दौरान। तो सीखने के दौरान को क्या बोलते हैं? रचनात्मक मूल्यांकन बोलते हैं। तो ये भी रचनात्मक मूल्यांकन है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं हो सकता। अब हमारे पास एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 3। नो डाउट यही हमारा सही जवाब है। एक बार कंफर्म कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि एक मूल्यांकन कार्य जो मानदंड के एक मानक पैमाने के अनुसार छात्रों की तुलना करने में सहायक होता है। छात्रों की तुलना, ध्यान से समझिएगा, छात्रों की तुलना। अब जो हमारा बोर्ड परीक्षा होता है, जो हमारा फाइनल एग्जाम होता है, उसमें हम किसी मानक के आधार पर बच्चे का मूल्यांकन कर रहे होते हैं। मानक क्या हो सकता है कि आपका एक प्री डिफाइंड पेपर में आपका पैटर्न के हिसाब से आपका परीक्षा लिया जाएगा, और उस परीक्षा में हम प्रत्येक बच्चे को परसेंटेज देते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड डिक्लेयर करते हैं। यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं, फर्स्ट यानी कि सभी बच्चों से तुलना करके ही तो सबसे ज़्यादा उसके मार्क्स तो हमने उसको फर्स्ट डिक्लेयर किया। यानी हमने क्या किया, बच्चों से, छात्रों से उस पर्टिकुलर बच्चे की तुलना कर रहे हैं, यानी सभी बच्चों का कंपेयर कर रहे हैं। तभी तो हमें पता चला कि इसका नंबर सबसे ज़्यादा है तो ये फर्स्ट पोजीशन पर है, इसका नंबर सेकंड हाईएस्ट है तो ये सेकंड नंबर पर है, इसका नंबर थर्ड हाईएस्ट है तो ये थर्ड नंबर पर है। और जो बच्चा किसी मानक, ध्यान से समझिए, किसी मानक से नीचे है, यानी 33% से अगर उसके नीचे मार्क्स हैं, तो वो क्या है, बच्चा फेल है। तो ये क्या हो रहा है, ये अंतिम रूप से जो परीक्षा होती है, फाइनल परीक्षा जो होती है, उसके बारे में इंडिकेट कर रहा है। और ये आपका रचनात्मक मूल्यांकन नहीं होता है, बल्कि ये आपका योगात्मक मूल्यांकन होता है, यानी समेटिव असेसमेंट होता है। और यही हमसे पूछा गया था कि इनमें से कौन सा रचनात्मक मूल्यांकन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो रचनात्मक मूल्यांकन नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से पठन वैकल्य की एक विशिष्ट विशेषता कौन सी है? पठन वैकल्य यानी कि डिसलेक्सिया की बात की जा रही है। डिसलेक्सिया में क्या होता है, पढ़ने में अक्षमता। आपने तारे ज़मीन पर एक मूवी देखी होगी, तो उसमें बच्चा, जैसे मान लीजिए कि ये डी लिखा गया है और ये बी लिखा गया है, तो इन दोनों में अंतर नहीं कर पा रहा था। यानी कि ये बी और डी क्या है, ये क्या है, ये अल्फ़ाबेट्स हैं, यानी साउंड्स हैं। जैसे भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, साउंड्स बोलते हैं। जैसे जिसे हिंदी में आप ध्वनि बोलते हैं। जैसे जो भी वर्णमाला पढ़ते हैं आप, हिंदी में वर्णमाला पढ़ते हैं, अ आ, छोटी बड़ी ई, क ख ग, ये सब क्या है, ये सब ध्वनि बोले जाते हैं। तो ये डिसलेक्सिया में क्या होता है, बच्चे ध्वनियों के बारे में जानने में उनको कठिनाई होती है, तभी तो वो बी और डी में अंतर नहीं कर पा रहा था। वो मूवी डिसलेक्सिया पर बेस्ड थी। तो इसमें क्या होता है, बच्चे ध्वनि से संबंधित चीज़ों को जानने में कठिनाई महसूस करते हैं, यानी साउंड्स, जो भाषा की सबसे छोटी इकाई है, उसको समझने में बच्चे को कठिनाई होती है। इसे ही बोलते हैं पठन वैफल्य या फिर पढ़ने में अक्षमता, यानी कि डिसलेक्सिया। ऑप्शन नंबर 2 सटीक जवाब हो जाएगा। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा, मेरा एफर्ट आपको कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन के साथ साथ प्रीवियस ईयर ऑनलाइन ऑफलाइन जितने भी पेपर हुए हैं सबका कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन डिटेल में देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।